हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं यही चाहूँगा फिट रहे, मस्त रहे, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। आज सेकंड चैप्टर का 7th लेक्चर है, वीडियो का नंबर है 2.7। आज आप पढ़ेंगे किसी डाइपोल को अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसकी एनर्जी का एक्सप्रेशन कैसे ड्राइव करेंगे या क्या होता है। उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ केस भी हैं कि कब डाइपोल को हम बोलेंगे कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, कब हम बोलेंगे वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, कब हम बोलेंगे डाइपोल की एनर्जी मैक्सिमम है, कब हम बोलेंगे मिनिमम है, कब बोलेंगे जीरो है। एक्सप्रेशन एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बोलेंगे वो कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड। एनर्जी स्टोर्ड मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। ड्राइव एन एक्सप्रेशन for electric potential energy of a dipole when placed inside a uniform electric field। एक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी का, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डाइपोल है, चार्ज है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात होगी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन कैसे आप ड्राइव करेंगे, क्या एक्सप्रेशन होगा, वो अब आप देखिए, मैं आपको कराता हूँ। आप देखिए, बहुत आसान सा डेरिवेशन, बहुत ही सिंपल। आप इधर देखें कि यहां पर क्या दे रखा है, कंडीशन है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, यानी कि डाइपोल को किस में रखा गया है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं, ये हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। कैसे बनाएंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या तरीका बताया मैंने, हाँ ठीक, गुड। पैरेलल लाइंस बना देनी है, पैरेलल लाइंस, और उसके आगे ई लिख देना है, तो क्या हो गया भैया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या हो गया यहां पर, इसमें हमने बना दिया बच्चों डाइपोल। डाइपोल याद आया, हाँ, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करें, ये हो गया आपका नेगेटिव चार्ज, ये हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव। अब इधर देखो, इस प्लस चार्ज पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लगेगा। समझ आई बात, क्यों, क्योंकि प्लस चार्ज को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसे उसी डायरेक्शन में, क्योंकि देखो ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस आपने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है ये किसी प्लस चार्ज से ही तो आ रही होगी। आप इमेजिन करो, जब ये किसी प्लस से आ रही होगी तो इसके बीच में जब कोई प्लस आएगा तो प्लस को धक्का ही तो देगी, खींचेगी थोड़ी। और इसके बीच में अगर नेगेटिव चार्ज रख दिया तो क्या होता है, ये से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी कि भाई ये तो प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, अपोजिट चार्ज हो गया। तो ऐसा नहीं बनाना है आपने, सिर्फ ये लाइंस बना दे देनी है, पैरेलल लाइंस, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर देगी। उसके बाद क्या करना, इस पर तो लगेगा इस डायरेक्शन में फोर्स। इतना क्लियर हो गया। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, ये जो डाइपोल है, अब थोड़ा सा इसको समझना, ये कितना एंगल बना रहा है। तो हमने यहाँ से क्या किया, ये जो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लग रहा है इसे पीछे प्रोसीड ऐसे कर दिया, पीछे बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर दिया, और यहाँ से इस पर एक ऐसे करके एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये जो डाइपोल है, डाइपोल की लेंथ हो गई 2a, 2a तो लेते हैं डाइपोल की लेंथ। इस पॉइंट को हमने ए पॉइंट बोल दिया और इस पॉइंट को हमने बोल दिया बी और इसको बोल दिया हमने सी। ये हमारा एक ट्राइंगल बन गया। ये जो डाइपोल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये थीटा बना रहा। डाइपोल का मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की बात करें, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन ऐसा, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा, इनके बीच में एंगल बन गया ये थीटा। ये कुछ भी हो सकता है, ऐसा कोई वैल्यू नहीं बोल रहा हूँ। इतना समझ में आया। अब इसको देखो, एक चीज समझना है इसमें, उसके बाद हम यहाँ पे डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। इन दोनों फोर्सेस के बीच में ये फोर्स और ये फोर्स, यानी कि माइनस चार्ज पे जो लग रहा है प्लस चार्ज पे लग रहा है, इनके बीच में ये BC जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना कि ये जो डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन फर्स्ट चैप्टर में एक डेरिवेशन है, टॉर्क ऑन अ डाइपोल प्लेस इनसाइड अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर आपने वो नहीं किया है तो मैं ये आपको एडवाइस करूंगा आप वो डेरिवेशन पहले करें, क्योंकि उसी का तो फॉर्मूला में यूज हुआ है। तो अगर कोई पिछले प्रीवियस चैप्टर का, कोई सी टॉपिक का कोई फॉर्मूला अगर किसी
आगे वाले टॉपिक में यूज होता है तो आपको पीछे वाला पता होना चाहिए, तभी आप अच्छे से समझ सकते हो। तो ये मैंने बता दिया, ये फर्स्ट चैप्टर में एक एक्सप्रेशन है टॉर्क ऑन अ डाइपोल, जिसका फॉर्मूला था टाउ इक्वल्स टू पी साइन थीटा। 2-3 स्टेप का डेरिवेशन है, वो आप देख लो, उसके बाद आप इसे समझना, तो ये आपको जल्दी समझ में आएगा। और अगर आपने कर रखा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, तो समझ में आएगा ही आएगा। तो अब क्या हो रहा है, जब इसको हमने इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो क्या होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर क्या लगाएगी, टॉर्क। क्योंकि देखो ऐसा अगर मान लो ये डाइपोल रखा है तो आपको देख रहे हो इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इस पर इस, तो क्या होगा, ये इस तरीके से ऐसे रोटेट कर जाए। ऐसे रखा आपने इसको इस तरीके से, ये प्लस चार्ज, ये माइनस, प्लस पर इधर फोर्स लगा, माइनस पर इधर। जब किसी ऑब्जेक्ट पर टॉर्क लगता है तो क्या होता है, उसमें टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है, वो रोटेट करने लगता है। जब भी आप बोलेंगे कि इस पर टॉर्क लगा, टॉर्क का मतलब क्या होगा, उसमें टर्निंग इफेक्ट या रोटेशनल मोशन स्टार्ट होगा। जनरल अगर किसी ऑब्जेक्ट में बोल रहे हैं फोर्स लग रहा है तो क्या होगा, तो उसमें लीनियर मोशन, यानी कि वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा। बात समझ में आई? ठीक। अब क्या हो रहा है, जब इस पर टॉर्क लगा तो उसमें रोटेशन स्टार्ट हुआ, यानी कि ये ऐसे था, इस पर टॉर्क लगा, ऊपर वाले फोर्स इधर, नीचे वाले पे था, तो ये ऐसे रोटेट हो रहा है। जब ये रोटेट हुआ तो क्या हुआ, वर्क डन। अब उस वर्क डन का फॉर्मूला समझें कैसे लिखेंगे। देखो वर्क डन के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सारे फॉर्मूले, तो हम अलग अलग कंडीशन पर अलग अलग फॉर्मूला यूज करते हैं, होता नहीं। अब बुखार की अगर दवाई की बात करेंगे तो क्या होगा, बुखार किसी को आ रहा है तो बुखार की दवाई, बुखार तो सब में एक ही जैसा लगेगा। फीवर अगर मेजर कर रहे हो, किसी को मलेरिया हो गया तब फीवर आ रहा है, किसी को और कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तब भी फीवर आ रहा है, ठीक है। कोई और प्रॉब्लम हो जाती है तब भी फीवर आने लगता है। जैसे अगर किसी ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम हो जा रही है तब भी उसके इन्फेक्शन की वजह से बुखार आने लगता है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि हर बुखार में एक ही गोली दे देंगे, मतलब पैरासीटामोल दे रहे जनरल फीवर के लिए तो हम सब में देंगे, नहीं। फीवर की भी अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग उसकी मेडिसिन। तो ऐसे ही अगर वर्क डन के बहुत सारे फॉर्मूले हैं तो अलग अलग कंडीशन पर हमें वर्क डन का अलग अलग फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ हम कैसे लगाएंगे, पहली चीज समझ लेना। मैं वर्क डन का पहले सिंपल फॉर्मूला लिख देता हूँ, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक। हमने यहाँ पे लिखा कि फोर्स की जगह लिखा टॉर्क, क्यों, क्योंकि इस डाइपोल को जब आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो इसमें लीनियर मोशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। ये डाइपोल ऐसा नहीं कि ये आगे चला जाए या पीछे चला जाए या इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में, ऐसा नहीं हो रहा है। इसको ऐसे रखा, इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इधर फोर्स लग रहा है, लेकिन उस फोर्स ने इसे रोटेट कराया, यानी कि रोटेट कर गया। तो हमने क्या किया, इस फोर्स की जगह लिखा टाउ, यानी कि इस पे हम बोल रहे हैं टॉर्क लग रहा है, क्योंकि इसमें टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, लगने वाला फोर्स इसमें टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, टॉर्क। अब एक चीज ध्यान रखना, आपको लग रहा होगा एफ के प्लेस पे टाउ रख दिया तो दोनों एक ही, दोनों एक नहीं, फोर्स की यूनिट अलग है न्यूटन और टॉर्क की अलग होती है। टॉर्क की क्या होती है, न्यूटन मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट अगर लीनियर मोशन हो रहा होता तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो रहा होता, स्ट्रेट लाइन में डिस्प्लेसमेंट 10, 20, 50 मीटर, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं, यहाँ रोटेट कर रहा है तो कैसा डिस्प्लेसमेंट होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगल की फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट। तो वो कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, डी थीटा। अब ये कैसे, एंगल की फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट का मतलब मान लो आपने ऐसे रखा, अब इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा इधर, अब ये ऐसे रोटेट कर गया तो हमने देखा अरे ये तो 20 डिग्री रोटेट कर गया, तो अब डी थीटा कितना हो गया 20, तो वो क्या हो गया, एंगल की फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डी थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब टाउ डी थीटा हो गया और यहां पर लिख दिया हमने डी डब्ल्यू। तो हम ये बोलते हैं ये जो वर्क डन का फॉर्मूला है ये किस केस में, ये रोटेशनल मोशन में वर्क डन का फॉर्मूला है। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, जैसे लीनियर मोशन के फॉर्मूले होते थे ऐसे ही रोटेशनल मोशन के, जैसे आप काइनेटिक एनर्जी देख लो, एक एग्जांपल बता रहा हूं, हाफ mv², आपको सबको पता होगा। अगर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात कर दें तो यही फॉर्मूले में कैसा चेंज आता था, 1/2 हो गया, यहाँ मास होता था, यहाँ क्या आता था मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ लीनियर वेलोसिटी v, यहाँ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ये आ गया। तो देखो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला किसके केस में, लीनियर मोशन, यानी स्ट्रेट लाइन में कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है। ये कब है, रोटेशनल मोशन में जब है तब उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला।
तो ऐसे जैसे लीनियर मोशन के फॉर्मूले ऐसे रोटेशनल मोशन के भी फॉर्मूले हैं। इतना क्लियर? ठीक। अब उसके बाद क्या होता है बच्चों, डी डब्ल्यू के प्लेस पर हमने डी डब्ल्यू लिखा इक्वल्स टू टाउ के प्लेस पर टॉर्क। जैसा मैंने आपको बताया पहले हम ड्राइव कर चुके हैं, जब किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उस पर जो टॉर्क लगेगा वो होगा पीई साइन थीटा। P क्या है? P इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, E इलेक्ट्रिक फील्ड है, साइन थीटा P और E के बीच का एंगल है। ये हमने टाउ की जगह लिख दिया। मैं यहाँ लिख देता आपको समझ में आएगा। टाउ की जगह हमने क्या लिखा? PE साइन थीटा, और इस d थीटा की जगह मैंने लिख दिया d थीटा। इतना क्लियर हो गया? ठीक। अब क्या करेंगे, देखो आप थोड़ा सा रोटेट करने में कितना वर्क डन हुआ ये निकाल लिया। अब हमें टोटल वर्क डन निकालना है, तो टोटल वर्क डन के लिए क्या करेंगे, हम W लिख देंगे इक्वल्स टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन PE साइन थीटा डी थीटा। अब यहां पर क्या किया, लिमिट लगाएंगे। लिमिट लगाएंगे मतलब हमने ये माना कि जब ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने रखा तो कितना एंगल बना रहा था? थीटा 1। अब वो कुछ भी वैल्यू होगी, इससे मतलब नहीं, थीटा 1 लिख दिया। और जब इस पे लगा टॉर्क तो ये कितना रोटेट कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा तो एंगल कितना हो जाएगा? थीटा 2। इस तरीके से लिमिट लगा थीटा 1 से थीटा 2। अब देखो एक चीज समझना, इंटीग्रेशन दोनों तरफ होता है, लेकिन डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन करके डब्ल्यू आएगा इसलिए डायरेक्ट लिख देते हैं इसको। ठीक है, इसमें टेंशन नहीं लेने की जरूरत। और राइट हैंड साइड में लिख दिया और लिमिट लगा दिया। जो लिमिट लगा के इंटीग्रेट करते हैं उसे क्या बोलते हैं? डेफिनेट इंटीग्रेशन। आपने 11th में पढ़ा होगा। और जिसमें लिमिट नहीं लगी होती उसे क्या बोलते हैं? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अब क्या हो रहा है, इसमें जो कांस्टेंट है उसे बाहर ले लो। बाहर का जगह PE साइन ऑफ इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2 और साइन थीटा। अब साइन देखो, साइन को अंदर ही रहने दिया हमने थीटा, क्योंकि एंगल तो चेंज हो रहा है भाई। डाइपोल का डाइपोल मोमेंट P, चाहे ये डाइपोल ऐसे रहे ऐसे रहे ऐसे, इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला P इक्वल्स टू Q इंटू 2A है ना भाई। ना तो इनका चार्ज का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ना इनके बीच की लेंथ चेंज हो रही, चाहे रोटेट करे या ना करे। तो ये तो कांस्टेंट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म बोल दिया है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म बोल दिया तो E भी चेंज नहीं होएगा। लेकिन जब ये रोटेट करेगा तो एंगल चेंज होगा, इसीलिए साइन थीटा को हमने इंटीग्रेशन के साइन के अंदर रखा। अब क्या करना है, हम इसे हम इंटीग्रेट करेंगे PE। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉस थीटा और माइनस का, ये याद रखना। साइन में क्या होता है? साइन का इंटीग्रेशन साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा। अब लिमिट लगा दो, नीचे लगाना है थीटा 1, नीचे होते लोअर लिमिट बोलते हैं, ऊपर वाली को बोलते हैं अपर लिमिट। तो इसको समझ लेना, साइन थीटा भी समझ डी थीटा किधर चला गया, ये पूरे का इंटीग्रेशन है, ऐसा लिखा है ना, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। तो हम सीधा क्या लिख देते हैं? हम लिख देते हैं इसको माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे लिमिट नहीं लगा ना बच्चों, इसलिए सी लिख दिया मैंने। अगर लिमिट लगा होता तो मैं सी नहीं लिखता। इस तरीके से ये फॉर्मूला है साइन एक्स डी एक्स, तो उसकी का मैंने क्या लिखा? माइनस कॉस एक्स। अब देखो डी एक्स कहीं थोड़ी लिखा है यहाँ पे, तो फॉर्मूला है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना। साइन थीटा डी थीटा का कॉस थीटा हो गया। अब क्या हो रहा है यहाँ पर PE। अब यहाँ पे लिमिट लगाएंगे। देखो मैं आपको छोटी छोटी चीजें बिल्कुल बताते जाऊंगा साथ में ही, ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो ऐसा हो रहा है या ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं कर रहे हैं, इस तरीके से। अब हमने क्या किया यहाँ पर, ये माइनस तो मैंने यहाँ लगा दिया, ये वाला माइनस यहाँ लगा दिया, ब्रैकेट के बाहर ले आया। अब क्या हुआ, कॉस थीटा के प्लेस पर अपर लिमिट थीटा 2 माइनस इसके प्लेस पर लोअर लिमिट, तो क्या लिखेंगे कॉस थीटा 1। इस तरीके से लिखेंगे कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, कई बार बच्चों को डाउट होता है, बोले बच्चे पूछते हैं सर ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि हम ऐसे लिखते हैं कॉस थीटा 2 थीटा 1, इस तरीके से। यानी कि इसको मैंने ऐसे लिखा तो बच्चों को डाउट रहता है, बच्चे बोलते सर के ऐसे लिख सकते हैं, तो आप रीजन समझ लो, इसलिए ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि ऐसा लग रहा है ना इसके थीटा की जगह पर तो लिमिट लगा रहे हैं, तो हम इसके थीटा 2 माइनस थीटा 1 कर दें। देखो ये हो गया कॉस ए माइनस कॉस बी, और ये हो गया कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए माइनस कॉस बी
इसके बराबर नहीं, मतलब इस टर्म की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इतने टर्म की, इसको अभी छोड़ दो, ये इसके बराबर नहीं होता। तो जब ये इसके बराबर नहीं होता तो इसके प्लेस पर आप इसको ऐसे या कभी भी नहीं लिख सकते। बात समझ में आ रहा है? ये ध्यान रखना। अगर ये किसी तरीके से ये जो है इसके बराबर प्रूफ हो जाता, या हम इसको कहते हैं ये इसके बराबर ही है, दोनों चीजें एक है, तब बोलते ठीक है। समझ में आ रहा है बात? तो आप याद रखना, इसको ऐसे लिखना है क्योंकि cos a माइनस cos b जो होता है बराबर नहीं होता है cos a माइनस b के, इसलिए इसको ऐसे नहीं लिखना है, इसको ऐसे ही लिखना है। ठीक। उसके बाद जब आपका ये आ गया, ये आपका वर्क डन आ गया, तो एक तो ये वर्क डन का आपका एक्सप्रेशन आ गया। अगर वर्क डन का एक्सप्रेशन इस तरीके से आपको निकालना है, उसके बाद आपको तो वर्क डन का नहीं निकालना। मैं टॉपिक में जब स्टार्ट किया तो क्या बोला, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल प्लेस इनसाइड अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या हुआ, जब वर्क डन जो आपने निकाल लिया तो स्टेटमेंट इसके आगे क्या लिखोगे, लिखोगे दिस वर्क डन विल अपीयर्स इन द सिस्टम। सिस्टम कैसे बोल रहे हैं, डाइपोल को। दिस वर्क डन विल अपीयर्स इन अ सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और स्टेटमेंट यहां लिखकर आप और W के प्लेस पर U कर दोगे। ठीक है ना, ठीक है, माइनस PE और ये पूरा एज इट इज cos θ2 cos θ1, इस तरीके से कर देंगे। 11th क्लास में भी आपने पढ़ा है कि क्या करते थे, जब काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आप ड्राइव करते थे तो पहले वर्क डन ही निकालते थे। वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में आपको याद होगा कि एक ऑब्जेक्ट है, उस पर फोर्स लगाया, उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, फिर आपने काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाला। तो उसमें क्या पहले क्या आता था, पहले वर्क डन, कि आपने ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना वर्क डन, और फिर जब वर्क डन लास्ट में क्या होता था, वर्क डन ऐसे आता था W इज इक्वल टू हाफ mv²। तो लास्ट में स्टेटमेंट क्या लिखते थे, दिस वर्क डन विल अपीयर्स इन द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, W हटा के K ही कर देते थे, बस ऐसे ही तो करते थे बस। और वैसे भी ध्यान रखना, जहां वर्क डन की बात होगी वहां किसी ना किसी एनर्जी की बात जरूर होगी, किसी भी टाइप की एनर्जी हो, क्योंकि 11th में पढ़ा वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन किसके बराबर होता है, चेंज इन एनर्जी के बराबर। तो वर्क डन चेंज इन एनर्जी के बराबर, यानी वर्क डन है तो एनर्जी, एनर्जी वर्क डन। तो अब वर्क डन की बात करेंगे तो एनर्जी की बात जरूर होगी, एनर्जी की बात होगी तो वर्क डन की भी बात होगी। इतनी बात आई समझ में? अब इतना होने के बाद ये एक्सप्रेशन आ गया, इसमें कंडीशन और समझ लो, इसमें कंडीशन लगा देते हैं, इफ θ1 इज इक्वल टू 90। अगर हम ये मान लें कि जो θ1 है वो 90 है, मान लें, एंड θ2 इज इक्वल टू 0, वो सर θ2 इक्वल टू θ, θ1 को 90 मान लें और θ2 को θ मान लें, तब ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, U इज इक्वल टू माइनस PE cos θ2। तो cos θ2 की जगह प्लेस पे क्या लिख देंगे, cos θ2 को तो थीटा बोलते हैं, माइनस cos 90। अब cos 90 की आपको वैल्यू पता है कितनी होती है, माइनस PE cos θ। cos 90 की वैल्यू 0। तो ये आपका एक्सप्रेशन आ गया, ये आपका एक्सप्रेशन आ गया। तो इतना समझ में आया, यानी कि इस फॉर्म में भी आपको एक्सप्रेशन देखने के लिए मिलेगा। बात आई समझ में? देखो आप इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस क्या है उसको समझ लो। जैसे सपोज कर लो आपको कोई डाइपोल दे रखा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। सिंपल सी चीज है कि अगर उसका इनिशियल θ1 एंगल 90 नहीं दे रखा है, यानी θ1 90 नहीं दे रखा है, अब वो दे रखा, उन्होंने कहा θ1 दे दिया उसको, उन्होंने कोई वैल्यू दे दिया 60 दे दिया, रोटेट हो गया, इस तरीके से रोटेट हो गया, अब हो गया 30 एंगल हो गया। तो θ1 दे दिया 60, θ2 कितना दे दिया 30 दे दिया, तो दो एंगल की वैल्यू दे रखा, आप इसमें पुट कर देना। पर अगर एक एंगल उन्होंने 90 दे दिया, इनिशियल वाला θ1 दे दिया 90, तो आपको पता 90 लगा के तो आप एक्सप्रेशन ला ही चुके हो, तो आप उसमें जो वैल्यू दे रखी है दूसरे की वो पुट कर सकते हैं। यानी कि आपको बता दें इनिशियल पोजीशन में डाइपोल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तब कितना एंगल बना रहा है 90। अब वो कितना रोटेट कर रहा है, जितना भी डिग्री रोटेट कर गया वो आप इसमें डायरेक्ट पुट करके निकाल सकते हो। और अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो सबसे बेटर ये फॉर्मूला हमारा रहेगा,
दोनों एंगल दे रखे, दोनों की पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। इनिशियल एंगल, फाइनल एंगल, θ1 कितना दे रखा, θ2 कितना दे रखा है, पुट कर सकते हैं। लेकिन मैं बता दिया दोनों तरीके से, इस तरीके से भी आपको एक्सप्रेशन मिलेगा लिखा हुआ और इस तरीके से भी आपको एक्सप्रेशन मिलेगा। इतना बात आया समझ में? इतना क्लियर होने के बाद इससे रिलेटेड इसमें 2-3 पॉइंट आपको समझना है। कब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, कब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, किसको हम बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम, किसको बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उनको आप समझें। जो मैं बता रहा हूँ उससे रिलेटेड बहुत है, क्योंकि वो पूछते एग्जाम में कि डाइपोल जो है जब स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन में होता है तब एंगल कितना बनाता है, और जब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन में होगा तब वो कितना एंगल बनाएगा। अब वो एंगल किसकी बात कर रहे हैं, किसके साथ बात कर रहे हैं, वो मैं अभी आपको सब चीज़ बताता हूँ पॉइंट टू पॉइंट। बहुत आसान सा है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो बच्चों अब देखें वो 3 कंडीशन कौन कौन सी हैं, उन पर एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए पहले तो आप ये समझ लें बेटा कि क्या होता है, एक वर्ड जो होता है उसका प्लेस टू प्लेस मीनिंग चेंज हो जाता है। ज़्यादा डिफरेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप फिर उससे कंपेयर करेंगे तो मीनिंग वही निकलेगा, लेकिन फिर भी एक ही वर्ड का प्लेस टू प्लेस मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे आपके फिजिक्स के टीचर ने किसी से बोला, या किसी फिजिक्स के टीचर ने एक बच्चे से बोला कि बेटा आप कुछ पोटेंशियल डेवलप करें अपने अंदर। अब बच्चे ने सोचा पोटेंशियल डेवलप करने के लिए बोल दिया। अब बच्चे ने तो पढ़ा फिजिक्स का फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी क्या था, पोटेंशियल एनर्जी mgh। उसने देखा हाइट अगर 0 होती है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, हाइट आ जाए, वो चढ़ गया पानी की टंकी पर। अब बोल रहा है सर अब देखो मुझ में कितना पोटेंशियल आ गया, लगाओ फॉर्मूला mgh, बहुत पोटेंशियल आ गया। तो बात ये नहीं है कि पानी की टंकी पे चढ़ गया वो पोटेंशियल एनर्जी बोले अब बढ़ गई, वहाँ मीनिंग ये पोटेंशियल का टीचर का बोलने का मतलब ये था कि पोटेंशियल डेवलप करो, यानी कि कुछ करने की कैपेसिटी डेवलप करो। ये थोड़ी हर सर्विस पे खड़े बोले हर बच्चे का पोटेंशियल 0 है, जो छत पे चला गया उसका पोटेंशियल 0 नहीं है, कोई वैल्यू आ गई, कोई टंकी पे चढ़ा, पानी की टंकी पे चढ़ जा रहा है बोले उसका पोटेंशियल और बढ़ गया, ये नहीं। समझ में आया बात? तो अब जरा पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। अब यहाँ पर क्या है, पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, वर्ड टू वर्ड मीनिंग बताऊंगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा 100%। ध्यान से समझना। पहली चीज इसमें 2 वर्ड है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है, स्टेबल वर्ड अलग है, इक्विलिब्रियम अलग है। इक्विलिब्रियम में अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को बोलते हैं उसका मीनिंग ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट है उस पर एक से ज़्यादा फोर्स लग रहे हैं और उनका सम 0 हो जा रहा है। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, एक फोर्स इधर लग रहा है 10 न्यूटन का, एक 10 न्यूटन का इधर, तो टोटल फोर्स कितना हुआ 0। एक से ज़्यादा फोर्स लगे उनका सम 0, तो हम क्या बोलेंगे कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि इसमें जितने भी फोर्स लग रहे हैं, अब मान लो 10 न्यूटन का इधर लग रहा है, 10 न्यूटन का इधर, 5 न्यूटन का ऊपर, 5 न्यूटन का इधर, 4 फोर्स लग रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका सम क्या होगा 0, तो हम क्या बोलेंगे कि बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम में। बात समझ में आया? ये तो हो गया इक्विलिब्रियम की बात। अब दूसरी बात है स्टेबल। यहां पर स्टेबल का मीनिंग, यहां पर इस टॉपिक में डाइपोल में स्टेबिलिटी का मतलब है उसकी पोजीशन से, उसकी पोजीशन से। मान लो हम ये से बोल रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपका कल एग्जाम है, एक बच्चा आ गया आपके रूम में, अब आप बोल रहे हैं बेटा आप जाओ मुझे पढ़ना है, आपने उसे बोल दिया, वो चला गया, फिर देखा थोड़ी देर के बाद फिर आ गया, फिर आपने उसे वहां से भगा दिया, फिर आ गया, 2 चनकट लगा दिए, फिर चला गया, फिर आ गया, तो आप क्या बोलोगे, तो स्टेबल हो गए। उसकी पोजीशन आपके पास है, वो हट ही नहीं रही है, यहाँ से हटा है, पीछे बैठ जा रहा है, कभी आगे बैठ जा रहा है, कभी साइड में बैठ जा रहा है, तो ये इसको क्या बोले स्टेबिलिटी, यानी कि उसने जो जगह पकड़ ली है आपके आसपास वो छोड़ नहीं रहा। अब उसको इसके अकॉर्डिंग कैसे समझना है, देखो बहुत आसानी से समझ में आएगा। पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होती है, कब बोलते हैं। हमने क्या किया, पहले केस में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। कैसे बनाते हैं, पैरेलल लाइंस बता रखा है, और इसके आगे ई लिख देना है, इससे पता चल जाएगा कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसमें रखा हमने एक डाइपोल, यहां पर रख दिया एक डाइपोल।
ये नेगेटिव टर्मिनल है इसका, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है। अब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब क्या है, यहां पर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी इतनी सेम 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 हर जगह से, इस पूरे एरिया में सेम। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आ रही है, किसी प्लस से चार्ज से ही तो आ रही होगी, ये बनाना तो नहीं है, हमेशा दाई जो ऐसे आ रही है किसी प्लस चार्ज से ही आ रही होगी। तो ये क्या करेंगी, जो ये प्लस चार्ज है इसको इस डायरेक्शन में धक्का देंगे, यानी कि फोर्स ऑन प्लस चार्ज कितना लगेगा, फोर्स ऑन प्लस चार्ज लेफ्ट टू राइट। फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज कहां लगेगा, इस तरीके से। फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज सिंपल है कि भैया इलेक्ट्रिक लाइंस आ रही तो प्लस को धक्का देंगी और माइनस को खींचेंगी, क्योंकि ये आ तो प्लस से ही रही होंगे। अब इस पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है वो किसके बराबर है, क्यू ई के बराबर। इस नेगेटिव पे जो फोर्स लग रहा है वो नेगेटिव पर जो फोर्स लग रहा है वो भी क्यू ई के बराबर है। चार्ज की दोनों वैल्यू बराबर है क्योंकि डाइपोल है, और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो जितनी स्ट्रेंथ इधर उतनी स्ट्रेंथ इधर। तो इसके केस में अगर क्यू निकालोगे, इसके केस में क्यू निकालोगे क्या आएगा, बराबर। तो इस चार्ज पे जितना फोर्स लग रहा है उतना इस पे फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना हो गया, 0, क्योंकि एक का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट, एक का राइट टू लेफ्ट। तो हमने क्या बोला, अब ये डाइपोल किस पोजिशन में है, इक्विलिब्रियम पोजिशन में। क्या बोला, इक्विलिब्रियम पोजिशन में। बात समझ में आया, बहुत आसान। अब इसको हटा देते हैं, ये तो क्लियर हो गया आपको। अब इधर देखो, अब क्या होता है इक्विलिब्रियम। अब बात करेंगे स्टेबल की, कि भाई स्टेबल कैसे है। स्टेबल ऐसे है कि अभी आपको ये देखना है कि अभी इस पोजीशन में ये है, तो आपने इसको ऐसा कर दिया, इसको पकड़ के थोड़ा इस तरीके से, यानी कि डाइपोल ऐसा था, इसको ऐसे कर दिया, ये पोजीशन आ गई ऐसा। प्लस चार्ज आपका यहीं रहा और माइनस चार्ज यहाँ। आपने पकड़ा डाइपोल को ऐसे कर दिया। अब आप देखो, अब इस प्लस पे कहाँ फोर्स लगेगा, प्लस पे तो फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगा, माइनस पे कहाँ लगेगा, इस डायरेक्शन में। आपने ऐसे डाइपोल को पकड़ के ऐसे किया, अगर आपने जो फोर्स लगा के इसे ऐसे किया, आप फोर्स हटाओगे, मान लो आपने पकड़ के ऐसे किया और उसके बाद आपने अपना हाथ हटा लिया, तो क्या होगा, डाइपोल फिर घूम जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके प्लस चार्ज पे लेफ्ट टू राइट फोर्स लग रहा है और माइनस पे राइट टू लेफ्ट लग रहा है, तो ये सीधा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब एक और कंडीशन देख लेते हैं, इसके नीचे बना लेते हैं, ऐसे बना लो, ये हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमने थोड़ा डाइपोल को ऐसे कर दिया, यानी कि ऐसे था, अब इसको नीचे कर दिया। अब इस तरीके से करा, प्लस यहाँ आ गया, माइनस यहाँ, तो अब क्या होगा, प्लस पे तो फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगा और माइनस पे इस डायरेक्शन में। यानी कि अगर आपने ऐसे किया, ऐसे छोड़ा, तो फिर ये ऐसे हो जाएगा, यानी कि ये फिर इस तरीके से हो जाएगा। सिंपल चीज़ है, इस पर इधर फोर्स लग रहा है और ऊपर वाले पे इधर, तो वो तो सीधा होना ही है। तो आपने देखा कि जब आपने डाइपोल को इसकी पोजीशन से डिस्टर्ब किया, हिलाया, तो इसने अपनी पोजीशन फिर से रीगेन कर ली, फिर से अपनी पोजीशन को रीगेन कर लिया। इसी को क्या बोलते हैं, इसकी पोजीशन में स्टेबिलिटी है, स्टेबल है, वहीं रह रहा है। हटा, जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया, बच्चे को भगाया, आप पढ़ रहे हैं, फिर आ गया, फिर भगाया, फिर आ गया, 2 हाथ लगा दिया, फिर आ गया, वो आपके पास ही घूम रहा है, उसकी पोजीशन कैसी होगी, स्टेबल। तो ये कहलाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी कि अगर ऐसा डाइपोल रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो हम बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। अब इसमें क्या होता है, ये तो हमने बोल दिया। अब थोड़ा इसमें हमें देखना है कि हम इसकी पोजीशन को और कैसे एक्सप्लेन करते हैं। अब इसमें देखो, जो P है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, क्या है P, उसका डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है, नेगेटिव से पॉजिटिव। हमेशा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ है, लेफ्ट टू राइट। तो हम बोलेंगे कि अगर P एंड E इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल थीटा कितना हो जाए, 0 डिग्री, यानी दोनों के बीच में एंगल 0 हो जाए, तो वो पोजीशन क्या कहलाएगी, वो डाइपोल को हम बोलेंगे डाइपोल इज इन द पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है, क्योंकि आपने देख लिया। अब इसको ऐसे कर रहे हो, इस तरीके से है, ऐसे करा फिर सीधा हो जा रहा है, इस तरीके से करा फिर सीधा हो जा रहा है। तो इस वैल्यू को याद रखेंगे कि जब डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन में होगा तो P एंड E इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 0 डिग्री बनेगा। ठीक, अब हम बात करते हैं एनर्जी की। एनर्जी का फॉर्मूला आपने पढ़ा, U = -PE cos थीटा, ये तो अभी ड्राइव किया है।
अब इसमें क्या कर दो, माइनस पीई और कॉस थीटा की जगह कॉस 0 डिग्री लगा दो। कॉस थीटा क्या होता है, पी और ई के बीच का एंगल, पी और ई के बीच का एंगल, पी का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट, ई का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट, एंगल हो गया 0। अब क्या आ गया, u इज इक्वल टू माइनस पी। तो ये एनर्जी कितनी हो गई, ये कहलाएगी मिनिमम एनर्जी। मिनिमम एनर्जी। अब आपको लग रहा होगा इतना p की वैल्यू रखा ना e की वैल्यू रखा, कैसे पता चल गया मिनिमम है? अरे माइनस से पता चला। माइनस में एनर्जी ये मिनिमम एनर्जी है, ये मिनिमम एनर्जी है, ठीक है। अभी दूसरा निकालेंगे तब मैक्सिमम होगी तो प्लस में होगी, तो आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि अगर कोई वैल्यू प्लस में आ रही है एनर्जी और एक माइनस में आ रही है तो माइनस वाली कम मानेंगे उसके कंपेरिजन में, ठीक है। हम क्या बोलते हैं, माइनस की वैल्यू को छोटा बोलते हैं, प्लस की वैल्यू को बड़ा बोलते हैं। तो ये एनर्जी मिनिमम एनर्जी है। ये क्या है, मिनिमम एनर्जी है। दूसरी चीज क्या है, इसलिए भी हम बोलते हैं, इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो ये एनर्जी, कि ये जो डाइपोल से हिला रहे हैं तो ये अपनी जगह पर रह रहा है, मतलब इसको थोड़ा ऐसे करा फिर वहीं आ गया, इधर हिलाया इधर, ये कोई दूसरा मूवमेंट नहीं दिखा रहा, ये कोई दूसरा मूवमेंट नहीं दिखा रहा है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अब कैसे दूसरा मूवमेंट दिखाएगा उसे अगले स्टेप में समझ में आएगा। इतना क्लियर? ये फर्स्ट पार्ट। अब दूसरा देखो, सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं। दूसरा हो गया आपका पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम का तो मीनिंग समझ में आ गया, इक्विलिब्रियम का तो मैंने मीनिंग बता दिया आपको, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया हमने, ठीक। अब इसमें रखा डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फिक्स है। अब इसमें जो डाइपोल रखा, इस बार उसे कैसे रख दिया, इस बार प्लस लिया लेफ्ट में और माइनस लिया राइट में। अब एक चीज देखो, इक्विलिब्रियम में तो अब भी है, क्यों इक्विलिब्रियम में कैसे भाई, ये इलेक्ट्रिक लाइंस कहाँ से आ रही हैं, प्लस से आ रही हैं, ऐसे जा रही हैं। अब इस बार क्या होगा, इस माइनस में फोर्स कहाँ लगेगा, राइट टू लेफ्ट, और प्लस पे कहाँ लगेगा, लेफ्ट टू राइट, यानी कि माइनस वाले पे लगेगा इधर फोर्स, यानी फोर्स ऑन माइनस चार्ज, और प्लस वाले पे कहाँ लगेगा, इस डायरेक्शन में, फोर्स ऑन प्लस चार्ज। अब दोनों तो बराबर होंगे क्योंकि फोर्स का जनरल फॉर्मूला यहाँ क्या आ रहा है, क्यू ई। दोनों चार्ज की वैल्यू बराबर, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी, इस पॉइंट पे, क्योंकि ये तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका मतलब नेट फोर्स फिर 0 हो गया, नेट फोर्स फिर 0 हो गया, यानी कि ये इक्विलिब्रियम में, ये तो क्लियर हो गया। अब देखते हैं अनस्टेबल की बात। अब अनस्टेबल में क्या होता है, अब आपने इसको डिस्टर्ब किया, जैसे पहले किया था उस वैसे अब किया, ऐसे रखा आपने, एक बार ऐसे कर दिया इस तरीके से, ये हो गया, ये माइनस क्यू और ये आपका प्लस क्यू। तो क्या हुआ, अब बताओ, जैसे ही आप इसको ऐसे करोगे, थोड़ा सा रोटेट और छोड़ोगे, तो क्या ये ऐसे होगा, नहीं। क्यों, इसलिए नहीं होगा क्योंकि अब ये इलेक्ट्रिक लाइन ऐसे आनी, ये तो इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे और प्लस पे लगेगा इस डायरेक्शन में, यानी कि अगर आपने थोड़ा सा डिस्टर्ब किया और छोड़ा ऐसे, तो ये घूम के ऐसे हो जाएगा, यानी कि इस तरीके से हो जाएगा, एक इस तरीके से हो जाएगा, ये पोजीशन आ जाएगी इसकी, यानी कि माइनस चार्ज आ गया लेफ्ट में और प्लस आ गया राइट में। अब आप देखो पोजीशन, भाई पहले राइट में था ना माइनस, लेफ्ट में था प्लस, आपने थोड़ा सा डिस्टर्ब किया और उसे छोड़ा तो ये तो ऐसे आ गया, ये माइनस जो राइट में था वो तो लेफ्ट में आ गया, और लेफ्ट वाला जो प्लस है वो राइट में आ गया, क्योंकि ऐसे रोटेट कर गया। क्यों रोटेट कर गया, रीजन बता दिया मैंने कि नेगेटिव पे आप फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो जा रही है ऐसे, वो नेगेटिव को खींचेगी, पॉजिटिव को धक्का देगी। तो जो उसकी पोजीशन थी उसमें स्टेबिलिटी नहीं है। एक बार आपने हिलाया तो वो डाइपोल अपनी पोजीशन को दोबारा रीगेन नहीं करता। द डाइपोल डज नॉट रीगेन इट्स इनिशियल पोजीशन। समझ में आई बात? तो ये पोजीशन क्या कहलाएगी, ये कहलाती अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि इसकी इक्विलिब्रियम में, इसकी पोजीशन में स्टेबिलिटी नहीं, ऐसे था रुका हुआ है, अभी कहीं नहीं जाएगा। समझना बात को, क्योंकि इस पर इधर फोर्स लग रहा है, इस पर इधर, अब दोनों फोर्स बराबर है तो ये बिल्कुल ऐसे रुका है, लेकिन थोड़ा सा हिलाया, थोड़ा सा हिलाया, घूम गया। अब दूसरा देख लो, सपोज कर लो आपने नीचे कर दिया, इसको मैं हटा देता हूं। अब सपोज कर लो आपने ऐसे कर दिया, ये इस तरीके से ऐसे रखा था, मान लो माइनस यहां कर दिया, ये पोजीशन था, इसको नीचे कर दिया ऐसे करके, और प्लस ऊपर, तो भी वही बात रहेगी, प्लस पे लगेगा इस डायरेक्शन में फोर्स, माइनस पे लगेगा इस डायरेक्शन में फोर्स, ये फिर वैसे ही हो जाएगा इस तरीके से, यानी कि माइनस इसका इधर आ जाएगा और प्लस यहाँ पर आ जाएगा। अब आप देखो, क्या ये जिस पोजीशन में था उसमें है, नहीं, इसके राइट में माइनस है, लेफ्ट में प्लस है, ये हो तो ऐसा जा रहा है ना। तो इसलिए आपको समझना है, इस केस में हम ये बोलेंगे कि इसकी पोजीशन में
क्या है, स्टेबिलिटी नहीं, थोड़ा सा हिलाया तो वो घूम जाता, पूरा रोटेट, अपनी इनिशियल पोजीशन को रिगेन नहीं करता है, तो इसको हम बोलते हैं पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब बात करते हैं एंगल के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर देखो ये पोजीशन है, अभी तो ये कैसा है, इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में तो है क्योंकि जितना फोर्स पे लग रहा है उतना फोर्स पे, और नेट जीरो हो गया। पर अनस्टेबल क्यों बोला, क्योंकि अगर थोड़ा सा हिलाया तो ये घूम जा रहा है, ये चार्ज यहाँ जा रहा है, ये घूम के यहाँ जा रहा है। इतना क्लियर। अब इसी पोजीशन में ये देखो P का डायरेक्शन क्या हो गया, P का तो डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव की तरफ रहता है, ये राइट टू लेफ्ट हो गया। और E का डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट, यानी कि P एंड E, इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया आपका, एंगल थीटा, एंगल जो हो गया थीटा आपका हो गया 180 डिग्री। 180 डिग्री, तो 180 डिग्री है, तो जब P और E के बीच में 180 डिग्री एंगल होगा तो हम बोलेंगे डायपोल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है। तो पहले वाले केस में जब हम एंगल किसके P और E के बीच में कितना था, 0 डिग्री, तो हम बोल रहे थे डायपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है। और अगर आपसे बोला जा रहा है कि डायपोल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है तो उसका ओरिएंटेशन बताइए, उसका एंगल बताइए। तो जो एंगल पूछेंगे तो समझ लेना वो P और E के बीच का एंगल बात बोल रहे हैं, P और E के बीच का, ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें क्या करना है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, माइनस PE कॉस थीटा। तो PE कॉस थीटा की जगह इस थीटा की जगह कर देंगे कॉस 180 डिग्री, P और E के बीच में एंगल 180, तो माइनस PE कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो कितना हो गया माइनस PE, और ये माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा। अब ये एनर्जी है, अब ये क्या हो गई, ये मैक्सिमम एनर्जी होगी, मैक्सिमम एनर्जी होगी। इतना है समझ में, इसमें क्या हो गया मैक्सिमम एनर्जी, हम क्योंकि ये प्लस में आ गई, ये क्या आ गई प्लस में। और वैसे भी देखो आप इसे 2 डिग्री हिलाते हो, मान लो ये ऐसा है ना, ऐसा है, मान लो वाला 1 ही डिग्री हिलाया, 1 डिग्री आपने हिलाया और घूम के ऐसे आ जाएगा पूरा, यानी कि ऐसे घूम के अगर ऐसे होगा कितना का 180 डिग्री, यानी कि 179 डिग्री खुद घूम गया, नहीं घूम गया, तो इसमें कुछ एनर्जी होगी तभी तो घूमा। अब पहले केस में क्या हो रहा, आपने ऐसे डिस्टर्ब करा 10 डिग्री, वो फिर वहीं आ गया, 15 डिग्री नीचे करा फिर वहीं आ गया, उसमें क्या दम, उसमें कुछ दम लग रहा है, उसमें कुछ। लेकिन यहाँ पे क्या लग रहा है, समझना है इसको, यहाँ पर क्या है, यहाँ बोले एनर्जी मैक्सिमम, तो कैसे, आपने तो 1 डिग्री लाया, तो 1 डिग्री आपने ऐसे कर दो, थोड़ा ऊपर या नीचे कर दो, फिर देखो पूरा घूम जाएगा ऐसे करके। बात समझ में आ रही है, तो इस तरीके से समझ सकते हैं। वैसे मैथमेटिकल मैंने बता दिया प्लस में है तो एनर्जी मैक्सिमम हो गई, ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब आप देखें तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट देखें, बहुत आसान, थर्ड तो बिल्कुल उसमें तो कोई ओरिएंटेशन ऐसा है नहीं। अब ये क्या हो गया, हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया, यूनिफॉर्म पैरेलल लाइन बना देना है, ई लिख देना है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब डाइपोल देखो 2 तरीके से रख सकते हो भाई, आप ऐसे रख लो, माइनस ऊपर रख लो, आपको लग रहा है मुझे माइनस ऊपर रखना प्लस नीचे, ऐसे रख लो। अब इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट P का डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, लेफ्ट टू राइट। एंगल कितना बना, 90 डिग्री, P और E के बीच में एंगल कितना बना, 90 डिग्री। अब एनर्जी का फॉर्मूला लगा दो, माइनस PE कॉस थीटा, तो U इज इक्वल टू माइनस PE कॉस 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ P और E के बीच में एंगल कितना, 90। देख लो P का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव ऊपर है पॉजिटिव नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, तो P और E के बीच में एंगल हो गया 90, तो बस आपको पता है cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, वेरी गुड, 0। तो ये हो गया, एनर्जी 0 हो गई, तो 0 एनर्जी हो गई। अब क्या हो रहा है, मान लिया हमने, किसी ने काम तो ऐसे रख दे रहे हैं भाई, नेगेटिव को नीचे रख दे रहे हैं, पॉजिटिव को ऊपर रख दे रहे हैं, इसको हटा दो, समझ लिया, पॉजिटिव को ऊपर रख दे रहे हैं। अब क्या होगा, अब इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो जाएगा, तो क्या फर्क पड़ा, P का डायरेक्शन ऊपर, E का डायरेक्शन, एंगल तो तब भी 90 बनना है, ऐसे रख दो ऐसे रख दो, दोनों ही केस में एंगल P और E के बीच में 90 बनेगा, 90 बनेगा तो cos 90 की वैल्यू 0, जब 0 हो जाएगा तो एनर्जी 0 हो जाएगी। तो पोजीशन ऑफ 0 एनर्जी, यानी कि अगर डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है उसकी एनर्जी 0 है, इसका मतलब वो परपेंडिकुलर है, चाहे वो नेगेटिव चार्ज ऊपर हो चाहे पॉजिटिव चार्ज ऊपर हो। इतना समझ में आया,
ठीक है, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, बिल्कुल टेंशन ना लो।